देश के कुछ बड़े पत्रकार हैं, वो कई बार खुले रूप से ये आरोप लगाते हैं कि बीजेपी ने या केंद्र सरकार ने मीडिया को नियंत्रित किया हुआ है। आपके लोकसभा लड़ने से 3 पूर्व मुख्यमंत्री प्रभावित हुए, तीरथ जी का टिकट कट गया, निशंक साहब का टिकट इसलिए कह रहे हैं लोग कि इसलिए भी कटा कि एक ब्राह्मण कैंडिडेट वहाँ दे दिया है तो यहाँ से उनका काटा गया है, और त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की तैयारी जो है वो पौड़ी से थी। ऐसा इसकी प्रशंसा होनी चाहिए। ये हम लोगों ने नहीं सोचा था, ना पार्टी ने सोचा था। आप इतने सारे काम दिल्ली में बैठ के कर देते हैं, आपके लिए शायद वो काम बहुत आसान होंगे, लेकिन जो उत्तराखंड के बाकी और नेता होते हैं, चीफ मिनिस्टर्स होते हैं, उनको थोड़ा सा डर सा महसूस होता है कि बलूनी जी ने ये काम कर दिया तो उनको भी कुछ करना चाहिए। मुझे लगता है ये मीडिया की क्रिएशन है, ऐसा किसी को कोई डर नहीं लगता है। परिवर्तन की बात आती थी कि आप भी रेस में हैं, मतलब क्या होता है रेस में होना, वो एक लोग जानना चाहते हैं। ये हम भी जानना चाहते हैं। मेरा भी सवाल है कि रेस क्या होती है। तारामंडल की जब बात हो रही थी तो पौड़ी में कुछ हंसी मजाक वाले अंदाज में बात हो रही थी, तो लोग कह रहे थे बलूनी जी ने दिन में तारे दिखा दिए पौड़ी में। एक बात ये भी आ रही है कि विपक्षी का जो खेल है उसको बीजेपी ने पूरी तरीके से तोड़ दिया है। उसमें साम दाम दंड भेद की नीति अपनाई, या तो वो आपके पाले में आ गया, या वो गिरफ्तार हो गया, ईडी आ गई, या उनके खाते फ्रीज हो गए हैं। किसी तरीके से लेकिन सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, ये आरोप कई बार लगता है। वर्तमान में आप कौन सी जगह फिट होते हैं, मतलब वर्तमान में आप कौन सा रोल, ओपनिंग कर रहे हैं या विकेट कीपिंग कर रहे हैं या बॉलिंग कर रहे हैं? मैंने कोटद्वार में कहा, मुझे लगता है कि कोटद्वार के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम कर्ण आश्रम को एक राष्ट्रीय परियोजना बनाएं। अंकिता भंडारी हत्याकांड हुआ था, वो मैं यहाँ इसलिए जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि वो पौड़ी संसदीय सीट का एक मुद्दा रहा, श्रीनगर से लेकर और जो यमकेश्वर वाला क्षेत्र है वहाँ पर काफ़ी वो रहा। आप घूम रहे हैं, कभी वो मुद्दा आया आपके सामने? क्योंकि रजनी भंडारी जो उनकी पत्नी है, उनके ऊपर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं। राज्य सरकार ने भी तमाम आपत्तियां दर्ज करी, नैनीताल हाई कोर्ट में प्रकरण है। तो ऐसे भ्रष्टाचारी परिवार को बीजेपी ने क्यों अपने यहाँ शामिल किया, जबकि भ्रष्टाचार के खिलाफ बीजेपी की कड़ी लड़ाई है? सब लोगों ने ये कहा कि कांग्रेस ने हथियार डाल दिए, कांग्रेस सरेंडर हो गई है बीजेपी के सामने। पता नहीं इनकी क्या दिल्ली में सेटिंग हुई है, देहरादून में सेटिंग हुई है, लेकिन एक बात ये कही जा रही है कि जिस सीट पर थोड़ी सी गुंजाइश है टक्कर की, वो पौड़ी गढ़वाल सीट है। ये फेक नैरेटिव है, फिर फेक नैरेटिव। नहीं, मैं आपको पता है मैं बड़े गंभीर रूप से बीमार था और मेरा जीवन बचा है, मेरा पुनर्जन्म हुआ है, और पुनर्जन्म जो मेरे को हुआ है उसके लिए मैं गढ़वाल के जो हमारे लोग हैं, जो मेरे लोकसभा विस्तार है, इसके लोगों का कल्याण करना, इसके लोगों के दुख दर्द को कम करना और मातृभूमि का कर्ज जो है चुकाना है, यही मेरा आगे का लक्ष्य है, यही मेरा एजेंडा। नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। मौसम है फागुन का, लेकिन प्रकृति ने अपनी छटा तो बिखेर दी है, फिर भी जेठ की सी गर्मी महसूस होने लगी है, क्योंकि वास्तव में चुनाव आ गए हैं। लोकसभा चुनाव में गर्मी क्यों ना हो, और लोकसभा चुनाव में मुद्दे क्या क्या होंगे, इसलिए गर्मी थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ जाती है। आज अपनी इंटरव्यू सीरीज़ में हमारे सामने अनिल बलूनी साहब हैं, बीजेपी के पौड़ी गढ़वाल क्षेत्र के प्रत्याशी हैं, राष्ट्रीय फलक पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी हैं। बलूनी साहब से सीधे सीधे सवाल पूछेंगे, बलूनी साहब से जानेंगे कि चुनाव लड़ने की उनकी स्ट्रैटेजी क्या है, क्यों राज्यसभा में वो इस बार नहीं गए, और किस तरीके से वो चुनाव में अपने आप को प्रोजेक्ट करेंगे। सर, हमारे इस चैनल में आपका स्वागत है। पहली बार आपसे आज मुलाकात भी पहली बार ही हुई औपचारिक रूप से। मैं जानना चाह रहा हूँ सर, पहला सवाल पब्लिक से जुड़ा हुआ ये है, लोगों ने मेरे को फ़ोन करके पूछा कि बलूनी साहब राज्यसभा क्यों नहीं गए, और महेंद्र प्रसाद भट्ट जो है उनको भेजा गया, तो अगर दोनों को संसद में ही भेजना था तो इन दोनों को उल्टा किया जा सकता था कि आप राज्यसभा में जाते और भट्ट साहब जो है वो चुनाव लड़ते। ये सवाल मैंने महेंद्र भट्ट जी से भी पूछा था, आपका जवाब जानना चाहूँगा। देखिए, हमारे यहाँ पार्टी में, क्योंकि मैं तो पार्टी का पूर्णकालिक कार्यकर्ता हूँ और पार्टी में जो जो काम मुझे दिया जाता है वो करता हूँ। अब पार्टी ने क्या सोच के निर्णय लिया ये तो मेरा पूछने का मेरा अधिकार भी नहीं है, लेकिन मुझे राज्यसभा में रखा गया और मैं राज्यसभा में मैंने कामकाज किया, और अब मुझे कहा गया है कि लोकसभा में जाना है। तो पहले हाउस ऑफ एल्डर्स में मैं था, अब जो है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में मैं आ जाऊँगा। तो इसलिए के लिए कितना मुश्किल है दोनों जगह का समीकरण तय करना? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता होता है वो बड़ा मेहनती कार्यकर्ता होता है। परिश्रम की पराकाष्ठा करना
मेहनत करना, अपनी विचारधारा को आगे बढ़ाना, जनता के कल्याण से जुड़े काम करना है, यही हम लोगों को सीखा है। अब उसमें मेहनत कितनी लगेगी इसमें कहाँ सोचना है। चुनाव बहुत अच्छा चुनाव है मेरे हिसाब से, तो मैंने अपने जीवन काल में ऐसा चुनाव कभी मैंने तो नहीं देखा है कम से कम, जब जनता ने चुनाव अपने हाथ में ले लिया हो और जनता चुनाव लड़ ली। कार्यकर्ता मेहनत कर रहे हैं हमारे सारे, हम भी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जनता स्वयं से आगे बढ़ के आगे आ रही है। ऐसा बहुत, आप प्रचार में आगे चलेंगे तो आपको पूरा दिखेगा कि जनता ने तय कर लिया कि भारतीय जनता पार्टी को जिताना है, मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनाना है। एक कई बार समस्या एक राजनेता के सामने या सत्ताधारी पार्टी के सामने आती है कि वो लगातार चुनाव जीतती हुई आती है। जैसे 2 विधानसभा चुनाव जीत गई, 2 लोकसभा चुनाव जीत गई। अगर मैं उत्तराखंड की बात कर रहा हूँ पिछले 10 वर्षों की, आपका स्थानीय निकाय के चुनाव भी बीजेपी जीतती है और पंचायतों के चुनाव भी बीजेपी जीत जाती है। तो कहीं वो एंटी इनकम्बेंसी फेस करने का कहीं थोड़ा सा डर सा रखता है। ये विषय पिछली बार भी आया था जब हमारे 282 के आसपास सीटें थी, तो लोगों ने कहा था ऐसा विषय आएगा, उसके बाद हम 303 जीते। जब हमने पिछली बार 300 पार कहा तो लोगों ने कहा यार हो गया, अब 300 पार क्या, मतलब विपक्ष के लोगों ने, जनता ने तय कर लिया था। इस बार हमने कहा 400 पार, तो जनता, अब देखिए, अब विपक्ष के लोगों की हताशा देखिए, वो कह रहे कि 400 पार नहीं होने देंगे, मतलब 272 की बात नहीं कर रहे। तो चुनाव बहुत आगे निकल चुका है। एक बात सर ये आ रही है, ये सवाल मैंने इसलिए पूछा कि लोग ये कह रहे हैं कि जैसे राजेंद्र भंडारी बीजेपी में आए, आपके कोटद्वार से शैलेंद्र रावत बीजेपी में आए, और भी बहुत सारे जो लोग हैं वो बीजेपी में आ गए। तो ये सवाल पूछा गया कि क्या बीजेपी को कोई आभास है, थोड़ा सा डर है, शंका है अपनी जीत में कि ये तमाम कांग्रेसियों को, तमाम निर्दलियों को, दूसरे लोगों को अपनी पार्टी में शामिल किया जा रहा है। ये सवाल मैंने इसलिए पूछा कि एंटी इनकम्बेंसी का थोड़ा सा डर तो रहता ही है। ये जो जितने लोग जो हमारे कांग्रेस के साथी और अन्य पार्टियों से जो लोग आ रहे हैं, ये सब बहुत समझदार लोग हैं। कहीं इनको लगता है कि जो हारने वाले के साथ कोई जाता है या किसी के साथ जिसके पास एंटी इनकम्बेंसी होती है उसके पास जाता है। देखिए क्या है, पूरे देश में आज जितने हमारे राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उन्होंने तय कर लिया है मोदी जी का जो पूरा विकास की यात्रा है, इसका सहभागी बनना है। और ये जो विकास की यात्रा जो चल रही है, इसमें सब लोग सहयात्री बनना चाहते हैं, इसलिए सारे के सारे लोग आ रहे हैं। अब आप देखिए, कोई जितने लोग भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं, वह सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और प्रबल हो रही है और मजबूत हो रही है। इस वक्त समस्त पार्टियों के जितने राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, उन्होंने लगातार हमारे से संपर्क किया है और कहा कि हम आना चाहते हैं। अब जब हमारे यहाँ आना चाहते हैं लोग और सबको पता है कि हम जीत रहे हैं, तो इसमें वातावरण बहुत ही स्पष्टता का खुद भी दिखता है। क्या प्रक्रिया होती है, मतलब अगर कोई पूछे कि बीजेपी में ज्वाइन करना है कैसे, मतलब वो राजू भंडारी का सब लोग उदाहरण देते हैं कि पहले दिन वो भाषण देते हैं बीजेपी के खिलाफ और अगले दिन वो आपकी टीम में खड़े हो जाते हैं। तो वो प्रक्रिया क्या है, इतनी तेज़ प्रक्रिया कैसे है कि उसने सोचा और वो सीधा बीजेपी के दफ्तर में? देखिए, ये तो सवाल आपको उनसे पूछना पड़ेगा, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि उनको वो जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में जो हमारा मोदी जी का लक्ष्य है विकसित भारत बनाने का, विकसित उत्तराखंड बनाने का, विकसित गढ़वाल बनाने का, उससे प्रभावित होकर उन्होंने हमसे संपर्क किया कि मैं भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेना चाहता हूँ। अब एक सिटिंग विधायक अगर हमारी पार्टी में आना चाहते हैं और हमारी पार्टी की विचारधारा में शामिल होकर, हमारे संस्कारों में शामिल होकर राजनीतिक कार्यक्रम अपने में बढ़ना चाहता है, तो हम लोगों को क्यों आपत्ति होगी? उन्होंने हमसे संपर्क किया, आना चाहा, हमने कहा आइए, स्वागत है। अगर कोई और भी आना चाहेगा तो उसके लिए भी सेम प्रक्रिया होती है या कोई मापदंड तय किया होता है कि कौन पार्टी में आएगा, कौन नहीं आएगा? मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ, मैं सर ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि रजनी भंडारी जो उनकी पत्नी है, उनके ऊपर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं। राज्य सरकार ने भी तमाम आपत्तियां दर्ज करी, नैनीताल हाई कोर्ट में प्रकरण है। तो ऐसे भ्रष्टाचारी परिवार को बीजेपी ने क्यों अपने यहाँ शामिल किया, जबकि भ्रष्टाचार के खिलाफ बीजेपी की कड़ी लड़ाई है? नहीं, एक तो राजेंद्र भंडारी के खिलाफ कोई आरोप नहीं है, वो हमारे पास आए हैं। जो भी व्यक्ति हमारे पास आएगा हम जरूर स्क्रूटनी करते हैं, हमको देखते हैं कि भाई क्या है, क्या कार्य न्यायालय के विचाराधीन है, क्या कन्विक्टेड है, ये सब हम लोग देखते हैं और उसके बाद फैसला लेते हैं। और राजेंद्र भंडारी जी तो ऐसा उसके बारे में अगर आपके कोई जानकारी तो मुझे दीजिए। नहीं, चलिए वो देखेंगे। पौड़ी गढ़वाल सीट को आप कैसे देख रहे हैं? मतलब एक प्रचार के लिए थोड़ा ज्योग्राफिकली थोड़ा टिपिकल सीट है, जो भी हम चर्चा करते हैं किसी भी सीट की। एक तरफ रामनगर, दूसरी तरफ गुप्तकाशी केदार वैली, दूसरी तरफ मंदाकिनी वैली, एक तरफ अलकनंदा वैली,
फिर एक तरफ ऋषिकेश का एक क्षेत्र, कैसे मतलब? देखिए, भौगोलिक दृष्टि से बहुत बड़ी सीट है और मेरे लिए तो ये, क्योंकि मेरे को काम करने में बहुत आनंद आता है, तो मुझे लगता है कि इस हमारा जो गढ़वाल लोकसभा है इसमें काम करने की के लिए ज़्यादा हम लोगों को स्थान है कि हम काम कर सकें। वहाँ विकास की ज़्यादा संभावनाएं, हम उसको और बढ़ा सकते हैं। वहाँ रोजगार कैसे बढ़ाना, ये सब चीज़ें मेरे पास एक बड़ा कार्यक्रम है हमारी गढ़वाल लोकसभा के लिए, जिसको आने वाले समय में आप लोगों के साथ साझा भी करूँगा। अच्छा, हर वैली की अपनी समस्याएं हैं, हर पहाड़ी इलाके की अपनी अलग समस्या, मतलब आपको महसूस हुई इस बात को, मतलब जब आप घूम रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, या जब आपने प्रचार शुरू नहीं भी किया होगा, तैयारी की होगी, तो आपने महसूस किया कि केदार वैली की कुछ और समस्याएं हैं, अलकनंदा वैली की कुछ और समस्याएं हैं, कोटद्वार और पौड़ी की कुछ और समस्याएं हैं, ढालवाला और मुनि की रेती की कुछ और समस्याएं हैं? बिल्कुल, निश्चित तौर पे, क्योंकि मैंने बताया कि जोग्राफिकली बहुत ही भौगोलिक दृष्टि से बड़ा इलाका है, तो निश्चित तौर पे हर जगह की अलग अलग समस्या है। हम उनका अध्ययन भी कर रहे हैं और मैंने तो पूरा अध्ययन बहुत पहले से कर रखा है कि किस प्रकार से मेरा विज़न है गढ़वाल को आगे बढ़ाने का, पूरे गढ़वाल लोकसभा को किस प्रकार से, उसमें किस किस हिस्से में क्या काम होना है। जैसे आप देखिए, मैंने कोटद्वार में कहा, मुझे लगता है कि कोटद्वार के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम कर्ण आश्रम को एक राष्ट्रीय परियोजना बनाएं। जैसे भगवान श्री राम का मंदिर बना, उस प्रकार से उसका करें। जिस प्रकार से लैंसडाउन में मैंने कहा कि लैंसडाउन में मैं पहले से ही, जब मेरी टिकट डिक्लेयर नहीं थी, उससे पहले से मैं लगा था कि लैंसडाउन को, उसके जितना ज़रूरी हमारी गढ़वाल राइफल्स के लिए ज़रूरी एरिया है, उसको छोड़कर हम लोग डिनोटिफाई करें। लैंसडाउन के अंदर इतनी बड़ी क्षमता है, उसके अंदर एक बहुत बड़ी पोटेंशियल है कि वहाँ पर हम लोग बड़ा एक स्टेशन तैयार करें, एक बड़ा हिल स्टेशन तैयार करें, उसके लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। इसी तरह से पौड़ी के लिए, जैसे पौड़ी में टूरिज़्म के विकास के लिए मैंने अभी तारामंडल और माउंटेन म्यूजियम किया है। तो लगातार हर जगह के लिए एक एक मेरे दिमाग में कार्यक्रम है और उसको कैसे बढ़ाना है वो मैं सोच रहा हूँ। तारामंडल की जब बात हो रही थी तो पौड़ी में कुछ हंसी मजाक वाले अंदाज में बात हो रही थी, तो लोग कह रहे थे बलूनी जी ने दिन में तारे दिखा दिए पौड़ी में। हैं, ठीक है, राजनीति में ह्यूमर तो होना चाहिए, वो अच्छी बात है, लेकिन पौड़ी में बहुत आवश्यकता है बहुत सारी चीज़ों को करने की, और मजाक में तो ठीक है, लेकिन पौड़ी की समस्याओं का निवारण करना, उसके आसपास के क्षेत्रों के निवारण करना, वहाँ पर आप बताइए, आपने तारे तो देख लिए, लेकिन आपने ये नहीं देखा कि पौड़ी में क्या कमी है। इतना बड़ा हिमालय पौड़ी से दिखता है, इतना नैसर्गिक सुंदरता वहाँ है। क्या चीज़ में पौड़ी मसूरी से कम है? क्या चीज़ में पौड़ी शिमला से कम है? बताइए। किसी, मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब मैं किसी की मतलब निंदा या उसके लिए नहीं कह रहा हूँ कि वो जगह कम है, मैं ये नहीं कह रहा कि शिमला कम है। मैं आपको बता रहा हूँ, आप किसी दुनिया के व्यक्ति से पूछ लीजिए, शिमला हो या और अन्य हिल स्टेशन हो, पौड़ी उससे कहीं ज़्यादा सुंदर है। उसकी जो वहाँ से जो सौंदर्य, जो वहाँ से पूरा व्यू है, उसके बराबर व्यू नहीं है। तो पौड़ी का विकास करना ना, अब आगे हमारे एजेंडे पर उत्तराखंड के तो 4 पूर्व मुख्यमंत्री बीजेपी के ही थे, 5वें विजय बहुगुणा जी भी आप ही की पार्टी के हैं, वो सब पौड़ी से थे, उन्होंने कुछ नहीं किया। तो मैं यही कह रहा हूँ कि यही इसी एंटी इनकम्बेंसी या इसी तरीके के जो सवाल आते होंगे उसका जवाब तो देना पड़ता होगा प्रत्याशी अच्छा, आप एंटी इनकम्बेंसी की बात कर रहे हैं, आप प्रो इनकम्बेंसी की बात कीजिए ना। अनिल बलूनी ने तारामंडल बनाया। अनिल बलूनी कहते हैं कि भाई रेलवे करना है तो 2 ट्रेन कोटद्वार से चलवा देते हैं। नैनी दून किसी ने नहीं सोची थी कि नैनीताल और दून के बीच में दिन की ट्रेन होनी चाहिए, दिन में लोग आ जा सके, वो हम चला देते हैं। अगर किसी ने डॉपलर रडार के बारे में नहीं सोचा तो वो हम चला देते हैं। अगर किसी ने ICUs के बारे में नहीं सोचा था तो वो हम करते हैं। अगर किसी ने कोविड के टाइम पे, जब पूरी दुनिया तरसती और कहीं से ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहे थे, तो हमने 2-2 ट्रक बुला के ऑक्सीजन सिलेंडर, तो ये इसकी प्रो इनकम्बेंसी नहीं है क्या? लोगों को नहीं लगता है कि ये सब काम करने वाले आदमी को और जनता आशीर्वाद देती है? भाई, मैं ये सवाल थोड़ा बाद में पूछता, आपने इसका जवाब दे दिया, तो मैं इसी से जुड़ा हुआ एक और सवाल पूछ रहा हूँ कि आप इतने सारे काम दिल्ली में बैठ के कर देते हैं, आपके लिए शायद वो काम बहुत आसान होंगे, लेकिन जो उत्तराखंड के बाकी और नेता होते हैं, चीफ मिनिस्टर्स होते हैं, उनको थोड़ा सा डर सा महसूस होता है कि बलूनी जी ने ये काम कर दिया तो उनको भी कुछ करना चाहिए। मुझे लगता है ये मीडिया की क्रिएशन है, ऐसा किसी को कोई डर नहीं लगता है। हर आदमी का काम करने का तरीका है, मैं किसी के काम को कम नहीं आंक रहा, सबका अपना अपना एक तरीका, मेरा एक तरीका है काम करने का। और मैं आपको ये बोलता हूँ कि मेरे को इन कामों में मज़ा आता है। मुझे लगता है कि मैं अपने मातृभूमि के लिए कुछ कर सकूँ, कैसे भी कर सकूँ। मैं जब चुनाव लड़ने की चर्चा, ये चुनाव लड़ना तो भी कुछ दिनों पहले तय हुआ ना भाई। मैं तो जब 2009 में
जब मैं वन एवं पर्यावरण सलाहकार समिति का अध्यक्ष था तब मैं टूरिज्म के लिए काम करता था। कॉर्बेट का ये जोन खोलो, ये जोन बंद खोलो, या कैसे रामनगर की आर्थिकी इसमें चलेगी, कैसे कोटद्वार को इसमें जोड़ो, तब भी करते थे। आज 2009 में तो मैंने चुनाव लड़ना तय नहीं किया था ना, तो इसलिए मेरे को इन चीज़ों में आनंद आता है कि मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर सकूं, कुछ अपना गिलहरी के बराबर का योगदान अपने लोगों के दुख दर्द को कम करने के लिए कर सकूं। एक सवाल मैंने सर शुरू में पूछा था, राज्यसभा और लोकसभा के संदर्भ में कई लोगों की आशंकाएं ये हैं कि अगर आप राज्यसभा में चले जाते, रिपीट करते, तो 3 पूर्व मुख्यमंत्री कम से कम डिस्टर्ब नहीं होते। आपके लोकसभा लड़ने से 3 पूर्व मुख्यमंत्री प्रभावित हुए। तीरथ जी का टिकट कट गया, निशंक साहब का टिकट इसलिए कह रहे हैं लोग कि इसलिए भी कटा कि एक ब्राह्मण कैंडिडेट वहाँ दे दिया है तो यहाँ से उनका काटा गया है, और त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की तैयारी जो है वो पौड़ी से थी, ऐसा कई लोग क्लेम करते हैं। तो ये सवाल एक बार मैं फिर से पूछ रहा हूँ कि देखिए, ये तो आप लोग वैसे मतलब मेरे को बहुत ज्ञानवर्धन किया आपने। आप लोग किस तरह से सोचते हैं इसकी वाकई इसकी प्रशंसा होनी चाहिए। ये हम लोगों ने नहीं सोचा था, ना पार्टी ने सोचा था, ये आप लोग सोचते हैं। ये तो बहुत बड़ी मतलब बड़े गूढ़ रहस्य कि आप लोग ऐसी चीज़ें सोचते हैं। देखिए, हमारी पार्टी में ऐसी परंपरा और ऐसी सोच नहीं है जैसा आप सोचते हैं। हमारे जिम्मेवारी दी जाती है। ये कल त्रिवेंद्र जी को मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी दी गई थी, आज पुष्कर सिंह धामी जी को दी गई। सब आदमी को अपने अपने रोल पे फिट होना पड़ता है। मुझे पार्टी ने मैं तो उत्तराखंड में था, मुझे पार्टी ने कहा नहीं भाई तुम यहाँ आओ, पार्टी का मीडिया प्रबंधन संभालिए, तो मैं वहाँ चला गया। उन्होंने कहा कि आप राज्यसभा में जाइए, राज्यसभा में रह के कुछ कीजिए, तो वो किया। तो हमारे यहाँ अलग अलग काम है, प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग काम सोचा जाता है। हो सकता है इन लोगों के लिए अलग अलग काम सोचा गया हो। मुख्यमंत्री का आपने जिक्र किया, खबर ये भी चलती थी जब परिवर्तन की बात आती थी कि आप भी रेस में हैं। मतलब क्या होता है रेस में होना, वो एक लोग जानना चाहते हैं। ये हम भी जानना चाहते हैं। मेरा भी सवाल है कि रेस क्या होती है, मतलब रेस लगी कहाँ है, वो किधर जा रही है रेस। हमारे यहाँ नेतृत्व ने तय करना है, उन्होंने सोचना है, राज्य की इकाई के साथ बातचीत करनी है और वो तय कर देते हैं। उसमें रेस कहाँ हो रही है? मैं खुद ही आपसे, मेरा सवाल है कि वो रेस कौन सी रेस है? कोई रेस नहीं होती है। पार्टी अपने हिसाब से अपना किरदार हम लोगों का तय करती है। कौन ओपनिंग बैटिंग करेगा, कौन विकेट कीपिंग करेगा, कौन बॉलिंग करेगा। अब मुझे बोला जाएगा कि कल 12वां खिलाड़ी बन के पानी लेके जाना, तो उसको भी करेंगे। वर्तमान में आप कौन सी जगह फिट होते हैं? मतलब वर्तमान में आप कौन सा रोल, ओपनिंग कर रहे हैं या विकेट कीपिंग कर रहे हैं या बॉलिंग कर रहे हैं वर्तमान में? देखिए, मैं तो, क्योंकि आपके पास चुनाव लड़ने के अलावा एक बड़ी जिम्मेदारी है, मैं तो राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी। मैं तो फील्डिंग कर रहा हूँ, और फील्डिंग अपने गढ़वाल के लोगों के करना, बैटिंग बॉलिंग तो ये सब आप रखिए। मैं फील्डिंग कर रहा हूँ अपने पहाड़ के लोगों के लिए, इनके दुख दर्द को कम करने के लिए। मेरे को ये पार्टी ने मौका दिया है कि मैं अपने इलाके के लिए, मेरा गांव इस लोकसभा में पड़ता है, मेरे अपने सारे रिश्तेदार नातेदार इस इलाके में हैं, मेरे पुरखे इसी कोट ब्लॉक में इन पगडंडियों में चले हैं। उनका कैसे मैं विस्तार कर सकूं, कैसे विकास कर सकूं, मेरे लिए तो ये मोक्ष की तरह होगा। तो इसलिए मैं पूरी ताकत के साथ इस इलाके के अपने जो मुझे काम दिया गया उसके विकास के लिए काम करने वाला हूँ। राष्ट्रीय स्तर पर भी आपकी एक भूमिका है, आप राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी हैं बीजेपी के। एजेंडे क्या हो सकते हैं, कैसे नरेंद्र मोदी साहब को प्रोजेक्ट किया जा सकता है, बीजेपी के अच्छे कामों को कैसे प्रोजेक्ट किया जा सकता है? तो जब वो फिल्टर किया जाता होगा तो क्या मतलब बीजेपी की इकाई क्या सोचती होगी कि कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिनको कि प्रोजेक्ट करना है? देखिए, हमारे लिए बड़ा ही सौभाग्य का इस वक्त समय है कि हमारे पास मोदी जी जैसा एक नेतृत्व है, और मोदी जी इस देश के बारे में, इस देश को आगे बढ़ाने के बारे में उनको केवल एक ही चीज़ सोचते हैं कि कैसे देश का विकास हो, कैसे देश के बारे में कोई अच्छी समाचार आते रहे, कैसे देश के बारे में लोगों का दुख दर्द कम होता रहे, उस बारे में वो लगातार काम करते हैं। और हमारा उनके साथ, उनके नेतृत्व में हम सबको यही करना है कि उनका जो उनके साथ गिलहरी के बराबर हमारा योगदान है वह सब करते रहें। मोदी जी ने आज देश को बहुत आगे ले रहे हैं और प्रत्येक व्यक्ति और आमजन इस बात को स्वीकार भी करता है। सर, एक देश के कुछ बड़े पत्रकार हैं, चुनिंदा पत्रकार, जो टीवी स्क्रीन पर पहले खूब दिखाई देते थे, अब वो डिजिटल मीडिया में दिखाई देते हैं। वो कई बार खुले रूप से ये आरोप लगाते हैं कि बीजेपी ने या केंद्र सरकार ने मीडिया को नियंत्रित किया हुआ है। ये सवाल मुझे मालूम नहीं कभी पूछा गया होगा आपसे। हम टीवी डिबेट देख रहे हैं तो विपक्ष का नेता बहुत आक्रामक रूप से एंकर को धमका रहा होता है, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी के हैं। वो सारी चीज़ें ऑन स्क्रीन दिखाई दे रही हैं। अभी भी हम खंगालेंगे डिजिटल मीडिया को, सोशल मीडिया को दिखाई देंगे। इस सवाल पर कैसे रिएक्ट करेंगे? देखिए, क्या कभी
ये जो लोग कह रहे हैं, क्या कभी किसी ने जब इमरजेंसी लगाई गई थी उसका जिक्र किया? क्या कभी इंडियन एक्सप्रेस ने खाली ब्लैक एडिटोरियल छापा? क्या जिस तरीके से जेल में डाला गया पत्रकारों को इमरजेंसी के टाइम पर कांग्रेस के विभिन्न शासनकाल में, क्या वो हुआ? मैं आपको ऐसे 1000 उदाहरण दे सकता हूँ कि जब मीडिया के साथियों का उत्पीड़न किया हो, और उत्पीड़न किस स्तर पे किया गया है आप कल्पना नहीं कर सकते। आप उदाहरण दे दीजिए कुछ। मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास तो उदाहरणों की लिस्ट है, क्योंकि मैं खुद पत्रकार रहा हूँ भाई, मैं खुद मीडिया से जुड़ रह के आया हूँ, मुझे पता है कि किस किस प्रकार के आप देखिए। मुझे कुछ समय जब यूपीए की सरकार थी, राहुल गांधी जी भाषण दे रहे थे दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, एक पर्चा उनका रह गया, किसी मीडिया वाले ने वो पर्चा उठा लिया, उसको जेल जाना पड़ा उसके बाद। ऐसा हुआ है क्या कभी आज तक? मैं ऐसे आपको 50 उदाहरण दे दूंगा कि जब मीडिया का उत्पीड़न का स्तर आप सोच नहीं सकते क्या था। हमारे शासनकाल में सबसे ज़्यादा लिबरल रहा है, और हम लोग तो पत्रकारिता के मानकों के सब साथ रहे हैं हर वक्त, लेकिन विपक्ष ने खासतौर से जब कांग्रेस का शासनकाल रहा कभी ऐसा नहीं हुआ। आप क्यों नहीं देखते बंगाल के अंदर रोज़ पत्रकारों को जेल डाल दिया जाता है? आप बताइए बंगाल में कब जेल नहीं डाला गया? अभी कितने लोगों को जेल डाला गया है बंगाल में? आप राजस्थान का याद कीजिए, 20-50 पत्रकारों को मैंने सुना है कि जब उनके खिलाफ केसेस लगे। आपको याद होगा बिहार में, आप देखिए जब तेजस्वी यादव थे किस तरह से क्या क्या हुआ। तो बहुत सारे, मुलायम सिंह जी के सामने तो आपको याद होगा ना, समाजवादी पार्टी के सामने हल्ला बोल किया गया मीडिया के खिलाफ, उसका कोई जिक्र क्यों नहीं कर रहा है? ऐसा नहीं है, ये एक फेक नैरेटिव है जो विपक्ष फैलाता है, और मेरा आप सब मीडिया के साथियों से आग्रह है, इस फेक नैरेटिव में कम से कम आपको और हमको नहीं फंसना चाहिए। आप क्या नैरेटिव दे रहे हैं गढ़वाल की जनता को, उत्तराखंड की जनता को? क्योंकि जब आप चुनाव लड़ते हैं या आप जैसा शख्सियत अगर मैदान में है, तो वो सिर्फ पौड़ी गढ़वाल की सीट की बात करे तो वो बेईमानी है उत्तराखंड के साथ। जैसे आपने बताया कि आपने दून और नैनीताल के बीच में ट्रेन चलाई, आपने डॉपलर रडार की आवश्यकता सिर्फ पौड़ी में नहीं है, डॉपलर रडार की आवश्यकता तो 3 लगाए गए ना इसलिए। हाँ जी, मुक्तेश्वर में भी लगाया गया। हाँ, और इधर टिहरी में भी है। तो और भी गुंजाइश, और क्या क्या आपने और क्या प्लान है? मुझे पार्टी ने गढ़वाल सीट से प्रत्याशी बनाया है, और आप मेरा इंटरव्यू इसी ले रहे तो मैं इसलिए गढ़वाल के जवाब दे रहा हूँ। मैं पौड़ी का रहने वाला हूँ, मैं यहाँ कोटद्वार से चुनाव लड़ा हूँ, 2 बार पार्टी ने मुझे उम्मीदवार बनाया है। उसके बावजूद मेरा कार्य करने का क्षेत्र बताइए। जिस दिन मैं सांसद बना, मैंने कोटद्वार में आईसीयू खोला, आईसीयू बनाया, लेकिन मैं उत्तरकाशी में भी बनाया, उत्तरकाशी का भी आईसीयू चल रहा है। मैंने जब ऑक्सीजन कंसंट्रेटर आए तो मैंने पूरी ऑक्सीजन की मशीन गंगोली हाट में लगवाई, डीडी हाट में लगवाई, वो तो मेरा क्षेत्र नहीं था। हम लोग ऐसे नहीं सोचते। अगर उत्तराखंड का एक बेटा जो कि पिथौरागढ़ का रहने वाला है, वो दिल्ली में मिंटो ब्रिज में पानी में डूब के मर जाता है एमसीडी की गलती से, तो उसको पैसा दिलाने के लिए और उसको रिलीफ दिलाने के लिए, उसकी नौकरी की बात करने के लिए अनिल बलूनी करता है। तो इसलिए ऐसा नहीं है, हम इस संकुचित सोच के साथ नहीं, ये पूरा उत्तराखंड हमारा है, देश भी हमारा है, पूरा उत्तराखंड भी हमारा है। इसमें कोई भी दुख दर्द हो उसको कम करने में हमको कोई पीछे नहीं हटने वाले। अच्छा सर, एक उत्तराखंड में 2 साल पहले, पौने 2 साल पहले एक अंकिता भंडारी हत्याकांड हुआ था। वो मैं यहाँ इसलिए जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि वो पौड़ी संसदीय सीट का एक मुद्दा रहा, श्रीनगर से लेकर और जो यमकेश्वर वाला क्षेत्र है वहाँ पर काफ़ी वो रहा। आप घूम रहे हैं, कभी वो मुद्दा आया आपके सामने, या किसी ने कोई बात करी हो तो आपने उसको कोई जवाब दिया हो, या कोई पूछे आपसे अब जब प्रचार करने के लिए जाएंगे तो आप उसको कैसे सेटिस्फाई करेंगे कि इस तरीके के मामले भविष्य में ना हो? तो आपको क्या करना चाहिए? देखिए, मैं जब ये वाला मामला हुआ, हमारी बिटिया के साथ ऐसा हुआ, तो उसका मतलब आप सोचिए, हमारे लिए रोंगटे खड़े करने वाला दृश्य था। जब पूरा मामला निकल के आया तो हम मतलब इतने गमगीन रहे उस पूरे मामले में, इतना दुख हुआ, और आंखों से अपने आप से पानी निकल आता था कि हमारी बेटी के साथ ऐसा हो गया। ऐसा लगा कि मतलब जैसे अपने परिवार के साथ कुछ हो गया, और हम लोग तो उसमें मतलब हमारी किसी भी बेटी के साथ, और यहाँ क्या देश के का दुनिया के कहीं भी अंदर होता है, मुझे तो झकझोर जाता हूँ। अभी कुछ दिन पहले दिल्ली में एक पहाड़ की लड़की थी, बिटिया थी हमारी, उसकी हत्या हुई। मैं तुरंत दिल्ली के पुलिस कमिश्नर से बात की कि मुझे रिपोर्ट दो भाई क्या हुआ है। तो हम कभी भी, उत्तराखंड का कोई भाई बहन यहाँ भी कुछ अलग गलत होता है तो हमको दर्द होता है, देश और दुनिया के अंदर कहीं भी हो। मैं आपको बताता हूँ, मैं
अगर आप, मैं आपको अपना टेलीफोन नंबर दिखा सकता हूँ, ऐसे 50 मामले कि जब उत्तराखंड का कोई आदमी, कोई हमारा मर्चेंट नेवी में हमारा लड़का काम करने वाला किसी देश में कहीं फंस जाता है या उसकी बॉडी को लाना पड़ता है या कुछ करना पड़ता है, तो सबसे पहले विदेश मंत्री से बात करने वाला अनिल बलूनी होता है। तो ये अंकिता भंडारी में वो जो बिटिया के साथ जो हुआ उसमें हमको बड़ा कष्ट रहा है। नहीं, जब आप जा रहे हैं तो कहीं उस तरीके की बात आ रही है कि लोग पूछ रहे हैं तो उसको जवाब देना है, आपको सेटिस्फाई करना है, उसको कैसे सेटिस्फाई कर रहे हैं उसको आप? बिल्कुल, देखिए ये पूरे मामले में न्यायिक प्रक्रिया चल रही है और मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि उस बच्ची को, अपनी बिटिया को न्याय दिलाने के लिए अगर मुझे भी लगेगा ना कहीं कि कुछ कमी है, तो सबसे पहले आप देखेंगे अनिल बलूनी आएगा। ये प्रक्रिया को चलने दीजिए। जैसे ही मुझे लगेगा कि इस बच्ची के साथ न्याय नहीं होगा तो फिर हम लोग, कोई भी चुप नहीं रहने वाला। आप, हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री, हम सब लोगों को पीड़ा है उसकी, तो इसलिए इसमें निश्चिंत रहिए, कहीं ऐसा नहीं होगा कि कुछ गड़बड़ी हो जाए। सर, एक बात, कांग्रेस ने अपने 2 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान अभी 2 दिन पहले ही किया है। सब लोगों ने ये कहा कि कांग्रेस ने हथियार डाल दिया है, कांग्रेस सरेंडर हो गई है बीजेपी के सामने। पता नहीं इनकी क्या दिल्ली में सेटिंग हुई है, देहरादून में सेटिंग हुई है। लेकिन एक बात ये कही जा रही है कि जिस सीट पर थोड़ी सी गुंजाइश है टक्कर की, वो पौड़ी गढ़वाल सीट है। ये फेक नैरेटिव है, फिर फेक नैरेटिव। नहीं, मेरा सवाल तो सुन लीजिए पूरा। हाँ। तो मेरा एक सवाल ये बनता था उन लोगों से भी कि 40% का गैप 2019 के इलेक्शन में था, 68% वोट बीजेपी को मिले थे और 28% वोट कांग्रेस को मिले थे। जिनको 28% वोट मिले थे वो तो आपके साथ आ गए, मनीष खंडूड़ी साहब। तो अब कितने का अंतर होगा? ये अंतर को कुछ कम कर पाएंगे? पहले मैं आपको, आपकी बात को करेक्ट करना चाहूँगा। मतलब मैं किसी की निंदा के लिए नहीं कह रहा। क्या कभी आपने सुना कि जिसको नैनीताल से, जिनको कांग्रेस ने टिकट दी, उन्होंने कहा मुझे चुनाव नहीं लड़ना है? क्या कभी हरिद्वार के प्रत्याशी ने कहा मुझे चुनाव नहीं लड़ना है? क्या कभी अल्मोड़ा पिथौरागढ़ के प्रत्याशी ने कहा मुझे चुनाव नहीं लड़ना? क्या कभी टिहरी के प्रत्याशी ने, कांग्रेस के प्रत्याशी ने कहा मुझे चुनाव नहीं लड़ना? पौड़ी के प्रत्याशी, गढ़वाल के प्रत्याशी ने क्या कहा था? आप खुद देखिए। आप कह रहे हैं कि बाकी सब मना कर रहे हैं, सबसे पहले मना करने वाले तो कांग्रेस के गढ़वाल के प्रत्याशी थे भाई। उन्होंने कहा भी मेरे बस का चुनाव ना लड़ना नहीं है। अब पार्टी को जब कोई मिला ही नहीं, देखिए कोई मिला ही नहीं, तो उन्होंने बोला भाई तुम देखो लड़ने के लिए आओ, कम से कम वॉकओवर ना हो। इस वक्त पूरे देश में ऐसी हालत है, कांग्रेस के वहाँ प्रत्याशी ढूंढने नहीं मिल रहा है, कांग्रेस का भवन एकदम गिर चुका, निस्तानबुद हो चुका है, कुछ नहीं बचा है। ये सब लोग चुनाव लड़ना ही नहीं चाहता कोई। पौड़ी गढ़वाल की सीट तो आपने विधायक विहीन कर दी है, कांग्रेस के विधायक विहीन हो गए, कोई बचा हुआ पूरे कांग्रेस देश का? में मैंने कहा ना, ये जर्जर भवन गिर चुका है, इसमें कोई अब रहना नहीं चाहता है, इसमें कोई, ये तो अब खाना पूर्ति के लिए सब लोग चुनाव चल रहे हैं। चुनाव में सब आम जनता ने भी तय कर लिया कि इस पार्टी को नकार दिया है। ये कांग्रेस पार्टी को नकार चुकी है अब आज नेता, उनको पता है। मैं कांग्रेस के कई मित्रों के साथ बैठा, मैंने कहा भाई चलो बताओ 40 सीटें गिनते हैं, और मैं आज आपको, चलो मैं आज आपसे शर्त लगा रहा हूँ, आप यहाँ बैठ के मेरा इंटरव्यू लीजिए, आप 40 सीट बता दीजिए कांग्रेस की। पिछली बार केरल में 17 सीटें आई थी, 21 में से इस बार कितनी आएगी चलिए बताइए। पंजाब में 13 में से 9 सीट आई थी, इस बार कितनी आएगी बताइए। आप ये जो नुकसान है इसी को भरपाई नहीं कर सकते कहीं पूरे में। कांग्रेस इस वक्त इतिहास की सबसे मिनिमम सीट्स पे आने वाली है। मैं आपसे शास्त्रार्थ करने के लिए तैयार हूँ कि कांग्रेस की 40 सीटें कहाँ से होगी, आप मुझे बता दीजिए, मैं बिल्कुल आपके इंटरव्यू में माफ़ी मांग के जाऊँगा। नहीं, माफ़ी मत मांगिए आप। सर मेरे को ये बताइए कि बीजेपी की कितनी सीटें आएंगी? हमने 400 पार की बात कही, एनडीए की। हाँ, और 370 हमारी। आप देखिएगा माहौल है इस तरह का, इसमें कोई छुपाने जैसी बात नहीं। जब ये बात आप कहते हैं तो लोग कहते हैं कि महाराष्ट्र में थोड़ा सा नुकसान है एनडीए को, बिहार में थोड़ा नुकसान हो रहा है एनडीए को, और कुछ और अब मेरे को तत्काल याद नहीं आ रहा है। मुझे तो याद, आप पूछे ना, मुझे सारा आप बता दीजिए कहाँ नुकसान की खबरें आ रही हैं कि वहाँ पे थोड़ा सा टाइट है सिचुएशन, इसलिए वहाँ पे ज़्यादा एग्रेसिवली प्रचार की आवश्यकता महसूस हो रही है। हम 39 सीट जीते थे बिहार में, इस बार पूरा कर देंगे, एक सीट भी कम नहीं रहने देंगे। आप देख लीजिएगा, मैं लिख के आपको बता रहा हूँ। महाराष्ट्र में पहले से ज़्यादा सीटें जीतेंगे। महाराष्ट्र में तो जो सारी बाकी सब लोग हैं सब हमारे साथी हैं इस वक्त। वहाँ बचा कौन है? अरे उनके वहाँ बस्ता लगाने वाले लोग नहीं बचे, पोलिंग एजेंट नहीं बचे हैं, कार्यकर्ता नहीं बचा, कहाँ कोई बचा है? मैंने आपको कहा ना, केरल में 21 सीटें में से 17 जीती थी कांग्रेस। ये 17 कहाँ से जीतेगी आप मुझे बता दीजिए पूरे देश में। आप मुझे जो 0 सीट्स है वो राज्य गिन लीजिए।
हिमाचल प्रदेश 0, उत्तराखंड 0, हरियाणा 0, दिल्ली 0, राजस्थान 0, गुजरात 0, मध्य प्रदेश 0, मध्य प्रदेश में एक इधर 0, झारखंड 0। आप बताइए ना सीट कहाँ से आएगी? और ऐसी पार्टी को कोई क्यों वोट देगा? जिसकी 0 है तो उसको कोई क्यों वोट देगा? 40 सीटें नहीं कर सकती है, मैं आपको ये एकदम बता सकता हूँ, आप सिद्ध कर दीजिए। एक बात ये भी आ रही है कि विपक्षी का जो खेल है उसको बीजेपी ने पूरी तरीके से तोड़ दिया है। उसमें साम दाम दंड भेद की नीति अपनाई, या तो वो आपके पाले में आ गया, या वो गिरफ्तार हो गया, ईडी आ गई, या उनके खाते फ्रीज हो गए हैं। ये भी एक बात कही जाती है कि जो अच्छा बताइए, विपक्ष को राजनीति करना हमारी जिम्मेवारी थोड़ी है भाई। हमारा क्या काम होना चाहिए? हमारा काम ही होना चाहिए कि उसको बिल्कुल वो राजनीति ना कर पाए, वो किसी तरीके से। लेकिन सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, ये आरोप कई बार लगता है। आप ये बताइए कहाँ पर सरकारी एजेंसी का दुरुपयोग हुआ? क्या जितने लोग आज तक जेल गए, किसी को न्यायालय ने बेल दी? क्या सबके ऊपर गंभीर मामले हैं कि नहीं है? क्या झारखंड में एक सांसद के घर से 450 करोड़ रुपए मिलते कि नहीं मिलते? क्या उनके कर्नाटक के एमएलए के पास 110 करोड़ रुपए मिलते कि नहीं मिलते? ये लोग जेल जाते नहीं जाते? क्या दिल्ली में जितने लोग आम आदमी पार्टी के गए, सबके ऊपर गंभीर आरोप है कि नहीं है? सबने मोटा कमीशन खाया कि नहीं खाया? अगर जब लोगों पे कार्रवाई हो रही है तो इसमें किस बात की परेशानी होनी है? कोई न्यायालय उनको महीनों से सालों से उनको बेल देने के लिए तैयार नहीं है। तो ये ऐसा नहीं है, ये सब गंभीर मामले हैं और उन पर कार्रवाई हो रही है। तो अब इसमें क्या तकलीफ होना भाई? आपको पहले सोचना चाहिए, भ्रष्टाचार से दूर रहना चाहिए था। मोदी जी के शासनकाल में तो 0 टॉलरेंस है, किसी हालत में भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं। और मोदी जी जैसे व्यक्तित्व तो क्यों किसी को भ्रष्टाचार को बर्दाश्त करेंगे? इस तरीके से भ्रष्टाचार करें और देश के माल सामान को लूटे, ये तो नहीं चल पाएगा। सर, पहले हम भ्रष्टाचार का मुद्दा देखा करते थे कि बीजेपी भ्रष्टाचार पर चुनाव लड़ती थी, लेकिन ये चुनाव मेरे को ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो सारे मुद्दे पुराने जो हुआ करते थे तो सब खत्म हो गए हैं। मुद्दे तो कोई बचे नहीं हैं। तो कभी एज ए मीडिया प्रभारी आपने देखा कि कौन से मुद्दे ऐसे हैं जिनको अब चुनाव में लेकर जाए? क्योंकि राम मंदिर पूरा हो गया, 3 तलाक हो गया, अब 370 हो गया। मैं वही कह रहा हूँ, हम ऐसा नहीं कि मुद्दा छोड़ दें, हम मुद्दे छोड़ने वाले लोग नहीं हैं। हमने सारे जितने हमने कहा था सब चीज़ें की हैं। ये कहते थे तारीख नहीं बताएंगे, मंदिर वही बताएंगे, बात करने लगे। हमने मंदिर बना दिया, 370 हटा दिया, सीए ले आए, यूसीसी ले आए, सब कुछ कर दिया ना। सारे काम करे, विकास भी हो रहा है, पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का डंका बज रहा है। अर्थव्यवस्था सारी दुनिया की बैठ गई, हमारी अर्थव्यवस्था एकदम टॉप 5 पे चल रही है। 10 साल पहले जब कांग्रेस सरकार थी 10वें 11वें नंबर पे था, आज 5 पे पहुंच गए, आने वाले समय में 3 पे आने वाले। तो इसलिए हम काम कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य है भारत को विकसित देश बनाना, भारत को सबसे आगे अग्रणी राज्य देश बनाना। इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। नहीं, मेरा सवाल सर थोड़ा सा डिफरेंट था। मेरा सवाल ये था कि पहले ये मुद्दे थे जिस मुद्दे पर आक्रामक होती थी बीजेपी, अब ये मुद्दे सुलझ गए। जिन मुद्दों की हम 370 है, 3 तलाक है, राम मंदिर है, सीएए भी आ गया, यूसीसी भी उत्तराखंड से तो हो ही गया, तो वो एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर उसको देखा जा रहा है। जब आप एज ए मीडिया प्रभारी बैठते हैं कि किस मुद्दे को लेकर हम हाईलाइट कर सकते हैं चीज़ों को, तो वो मुद्दे क्या हैं भविष्य के लिए? देखिए, हम एक तो आपको बताते हैं, मुद्दे के बारे में नहीं सोचते। नहीं, फिर भी हम प्रचार देश के बारे में सोचते। रणनीति तो बनती होगी ना। रणनीति हमारी यही है कि इस देश को विकसित भारत बनाना है। हमारी रणनीति ये है कि लोगों के दुखों को कम करना है। हमारी रणनीति ये है कि हिंदुस्तान का हर आदमी खुशहाल हो। हमारी रणनीति यही है कि हर आदमी विकास की इस धारा में शामिल हो। यही हमारी रणनीति है और जनता इस रणनीति को समझ चुकी है। जनता इस रणनीति के साथ है और जनता ने तय कर लिया है कि प्रधानमंत्री मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनाना, ये तय कर चुकी जनता, और उसी ओर आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। लास्ट सवाल मेरा ये है कि पिछली बार 68% वोट बीजेपी को मिले थे पौड़ी संसदीय सीट पे। आपने क्या टारगेट रखा हुआ? यहाँ पे तो टारगेट रखा होगा ना कुछ? देखिए, मेरा टारगेट है, आपको पता है मैं बड़े गंभीर रूप से बीमार था और मेरा जीवन बचा है, मेरा पुनर्जन्म हुआ है। और पुनर्जन्म जो मेरे को हुआ है उसके लिए मैं गढ़वाल के जो हमारे लोग हैं, जो मेरे लोकसभा विस्तार है, इसके लोगों का कल्याण करना, इसके लोगों के लिए दुख दर्द को कम करना और मातृभूमि का कर्ज जो है चुकाना है। यही मेरा आगे का लक्ष्य है, यही मेरा एजेंडा, और इसी के लिए मैं काम करने वाला हूँ। वोट परसेंटेज? मैंने कहा ना, ये सब चीज़ें छोड़ दी है हम लोग। 5 लाख कितने जाएगा, ये सब
बोलने की बात ज़रूर है, और लेकिन ये बात ज़रूर है कि मेरा लक्ष्य है लोगों के दुख दर्दों को कम करना, इस गढ़वाल से पलायन को किसी तरह से रोकना, यहाँ को विकास करना, यहाँ के लोगों के जन कल्याण के लिए अधिक से अधिक काम करना, यही मेरा लक्ष्य है। वोटों की संख्या कितनी जाएगी वो तो सब आप देखिएगा ज़रूर, आपको पता लगेगा कितने ज़बरदस्त बहुमत के साथ हम लोग जीतेंगे, लेकिन मेरा लक्ष्य ये नंबरों से हटके लोगों के कल्याण करने पे है। चलिए सर, बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो अनिल बलूनी साहब से विस्तार से हम चर्चा कर रहे थे, बात चुनाव की हो रही थी, बात बीजेपी के टारगेट की भी हो रही थी। 19 अप्रैल को उत्तराखंड में मतदान हो जाएगा, 4 जून तक इंतजार करना पड़ेगा कि नतीजे किसके पक्ष में आते हैं। बीजेपी ने अपना एजेंडा बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है। देखना यह है कि बीजेपी के रथ को रोकने के लिए कांग्रेस कितनी ताकत लगाती है। बीजेपी जितने बड़े अंतर से पिछला चुनाव जीती थी, क्या उस अंतर को बीजेपी बढ़ाने में कामयाब होगी, या वो अंतर थोड़ा कम होगा, या कांग्रेस कुछ वापस आने की कोशिश कर पाएगी। अभी के लिए साथियों इतना ही। अगली रिपोर्ट में, अगले किसी विस्तार से इंटरव्यू में आपके सामने हम फिर से हाजिर होंगे। तब तक इजाज़त दीजिए। नमस्कार।